बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर फोर्थ ईयर, आपके ये लास्ट कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हुए हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। उनमें से अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पढ़ी हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी कहते हैं, वो दो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, या सिंपल रैंडम सैंपल। और उससे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्लस्टर सैंपल या क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ही हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड हैं, ठीक है, जिस तरह के वो कोर्स लिख के आपका दिया गया है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले नंबर पे सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपल को, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपल, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा रैंडम सैंपल होगा, ऐसा रेस्ट्रिक्टेड सैंपल होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा जो कि सिस्टेमेटिकली जो है वो सैम्पलिंग यूनिट्स को चूज़ करेगा। ये स्पेशली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास जो पॉपुलेशन है वो अरेंज हुई हुई हो, ठीक है ना, वो ऑर्डरली वो अरेंज हुई हुई हो, लिस्ट की फॉर्म में डाटा हो आपके पास, या आपके पास अगर प्लॉट्स हैं तो वो बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में हो। वहाँ पे जो है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करना बहुत आसान होता है और बहुत बाकी सैम्पलिंग डिज़ाइन की निस्बत उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हैं। सो सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपल का क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि आपके जितने भी टोटल, लेट से आपके रोल नंबर्स हैं कॉलेज के, रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर होगा? अगर हमारे पास इंटरवल ये जो है, हम फर्स्ट 10 यूनिट्स में से क्या करते हैं, इंटरवल हमारे पास 10 का है, अभी आपको लेना सिखाऊंगी, ठीक है। और हम फर्स्ट 10 यूनिट्स में से कोई एक रैंडमली फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से रोल नंबर 5 सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब आगे अगर सैम्पलिंग इंटरवल हमारे पास आ रहा है 10 का, तो पहला तो हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू फर्स्ट 10 यूनिट्स में से, जो कि मैंने बताया कि लेट से हमारे पास क्या आ गया है 5। तो अब नेक्स्ट कौन सा रोल नंबर चूज़ होगा? 5 + 10 15। नेक्स्ट कौन सा होगा? 15 + 10 25। नेक्स्ट जो है वो 35 45 55 65 75 85 एंड 95। तो फ़ौरन बाकी का सारा काम हमारे पास हो जाएगा सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। सो अब हम पढ़ लेते हैं इसको। उम्मीद है आपको कुछ उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। A sample of size n is defined to be a systematic random sample if it is obtained by choosing one unit at random from the first k units and thereafter selecting every kth unit after the n units in the population have been serially numbered from 1 to n or arranged in a systematic fashion, ठीक है। सो ज़रूरी बात वही है कि अरेंजमेंट हुई हुई हो सिस्टेमेटिकली, जैसे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं घरों के, ठीक है, उन पे ब्लॉक्स होते हैं, उन पे आपके मकान नंबर जो है वो दर्ज होते हैं। तो बड़ा सिस्टेमेटिक सा हर गली का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में जहाँ पे अरेंजमेंट हो या फिर सीरियली अरेंज हो, जैसे अभी मैंने आपको रोल नंबर्स की आपकी एग्जांपल दी है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट यूनिट तो फर्स्ट के यूनिट्स में से रैंडमली सिलेक्ट होगा और उसके बाद हर एक केथ यूनिट जो है वो एन यूनिट्स में से सिलेक्ट होता चला जाएगा। द लेटर के, अब जो के है जिसको हम सैम्पलिंग इंटरवल कहते हैं, के को क्या कहेंगे? सैम्पलिंग इंटरवल स्टैंड्स फॉर सम इंटीजर नियरेस्ट टू एन ओवर एन, पॉपुलेशन साइज जितना भी होगा डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज जो भी होगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 100 जो है पॉपुलेशन साइज़ है और सैम्पल साइज़ जो है हमें ड्रॉ करना है 10 का, तो 100 डिवाइड बाय 10 हमारे पास सैम्पलिंग इंटरवल क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताई थी उसमें, ठीक है। सो के जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा, इसीलिए हमने फर्स्ट 10 रोल नंबर्स में से पहला रोल नंबर चूज़ करना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, रैंडम नंबर टेबल से ले लें या फिर अपने लॉटरी मेथड से ले लें। और लेट से जिस तरह मैंने बताया था कि अगर वो 5 आ जाता है तो नेक्स्ट जो है फिर 5 +
10 क्या आ जाएगा 15 और फिर 25 और 35 और नेक्स्ट एंड तक हमारा 95 तक 10 जो है वो पूरे हो जाएंगे। एंड द सैम्पल इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग अ 1 इन केस सैम्पल। और फिर आगे से मैंने आपको एग्जांपल बता दी है जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि when the sampling interval correspond to some periodic or cyclical characteristic in the population, the systematic sampling will result in a non-representative sample। अच्छा, सिस्टमेटिक सैंपल जो है वैसे तो ड्रॉ करना बहुत आसान है, जब भी हमें क्या गिवन हो, सिस्टमेटिक फैशन में हमें अरेंजमेंट गिवन हो या फिर सीरियली अरेंज जो है हमें वो गिवन हो। लेकिन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में वहाँ मसला आ जाता है अगर कोई पीरियोडिसिटी या साइक्लिकल करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन में मौजूद हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल suppose every 20th shop in the big bazaar is a corner shop and the sampling interval is also 20, ठीक है। हर एक जो 20th शॉप है हमारे पास बाज़ार में वो कॉर्नर शॉप होगी और सैम्पलिंग इंटरवल भी 20 है, तो क्या होगा, हर जब हम जो हमारा सैंपल होगा सिस्टमेटिक सैंपल उसमें सारी की सारी कौन सी शॉप्स आ जाएंगी, कॉर्नर शॉप्स आ जाएंगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कॉर्नर शॉप्स की जो सेल्स होती हैं और जो अंदर बाज़ार में करके शॉप्स में जो सेल्स होती हैं शॉप्स की, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। कॉर्नर शॉप्स पे सेल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हर आता जाता आराम से वहाँ से ख़रीदारी करके चला जाता है और कम लोग जो हैं वो अंदर जाके ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। सो इफ़ द रैंडम स्टार्स कोइंसाइड विद द कॉर्नर शॉप देन द सैम्पल विल इंक्लूड ऑल द कॉर्नर शॉप्स एंड द सैम्पल विल बी हाईली नॉन रिप्रेजेंटेटिव एज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स से डीलिंग इन बेवरेजेस। जैसे बेवरेजेस है, पानी लिया किसी ने, बोतल लिए, जल्दी से बाहर वाली कॉर्नर शॉप से लिया और चले गए, आर एसोसिएटेड विद द कॉर्नर शॉप्स। अब ये मसला आएगा जब भी पीरियोडिसिटी होगी या साइक्लिकल करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन में पाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एवरी हर उस पीरियोडिक जो है मैनर में होगा। फिर क्या होगा, वन वे ऑफ अवॉइडिंग ऑफ दिस। तो अब उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, हम इस डिसएडवांटेज पे क्या किस तरह से काबू पा सकते हैं, उसका ये तरीका है, वन वे ऑफ अवॉइडिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ टू टेक अ फ्रैक्शनल सैम्पलिंग इंटरवल and then to round off the numbers obtained. For example, if sampling interval is 20.7, आपके पास जो k है वो क्या आ जाता है 20.7 and we start at 7, for example हमने स्टार्ट किया है 7 पे, then the subsequent numbers are क्या होंगे 7 plus 20.7, 27.7, 27.7 plus 20.7, 48.4, 48.4 plus 20.7, 69.1 और इस तरह से बाकी सारे। अब जब हम इनको राउंड ऑफ करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास 28 आएगी, दूसरी राउंड ऑफ करने से 48 आएगी, तीसरी 69 आएगी, चौथी 90 आएगी और बिल्कुल जो है वो हमारे पास कुछ चेंज आ जाएगा, पीरियोडिसिटी कुछ ना कुछ जो काफ़ी हद तक हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। द सैम्पल विल देन कंसिस्ट ऑफ द यूनिट विद सीरियल नंबर 7, 28, 48, 69 एंड 90 एट्सेट्रा, ठीक हो गया। सो अगर पीरियोडिसिटी या साइक्लिकल करेक्टरिस्टिक होगा पॉपुलेशन में तब से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को जो है वो ऑप्ट करेगी। If we think of the population as being divided into n strata, each consisting of k units, then a systematic sample represent a stratified random sample with 1 unit from each stratum. अब असल में जो है हमने इसकी advantages देखनी है। The advantages of systematic sampling are that it saves much time and एफ़र्ट्स, ठीक है। ये क्या करती है, बहुत सा टाइम एंड एफ़र्ट्स जो है उसको सेव करती है। पहला सिर्फ क्योंकि हमने जो है वो रैंडमली चूज़ करना है अपना यूनिट और उसके बाद वाले जितने भी यूनिट्स हैं वो जस्ट हमने सैम्पलिंग फ्रैक्शन ऐड करके जो भी उस पर सीरियल नंबर आता जाएगा या सिस्टमेटिक फैशन में अरेंजमेंट में जो भी हमारा नेक्स्ट आएगा उसको बगैर इतना उस पर टाइम वेस्ट किए फौरी सेलेक्ट करते जाना है। इट इज़ इकनॉमिकल, ज़ाहिर बात है जब टाइम एफर्ट वगैरह कम खर्च होगा तो इकनॉमिकल भी वो होगा। इट इज़ ईजीली सेलेक्टेड एंड कन्वीनियंटली वर्कड आउट। फर्दर मोर
systematic sample is more representative of the population sample as the sample is more evenly distributed across the population। इसमें क्या होता है, क्योंकि सारी population में से, जैसे अभी मैंने आपके रोल नंबर्स की एग्जांपल दी थी, तो 1 से लेकर 100 में 95 वाला भी आपका इजीली आ गया है। हर एक इंटरवल में से आपके पास कोई ना कोई नंबर जो है वो आ गया है। तो बाज़-औक़ात ये जो है सिस्टमेटिक सैंपल जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपके सैंपल को रिप्रेजेंट कर पाता है। सो ये है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल आपके पास। इसको इसकी डेफिनेशन, इसका जो है सैम्पलिंग इंटरवल, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसमें पीरियोडिसिटी का जो फैक्टर है वो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है क्लस्टर सैंपल। यहाँ के पास आपकी बुक के पेज 22 पे गिवन है। इसमें आपको क्या गिवन है, अ रैंडम सैंपल इज सेट टू बी अ क्लस्टर सैंपल। अच्छा, क्लस्टर सैंपल जो है ये आपके पास मेनली कब यूज़ होता है या क्यों यूज़ करना पड़ता है। अब जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है ना, इनमें हम या फिर सिस्टमेटिक भी है, इनमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोई पूरा एक फ्रेम चाहिए होता है, सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि जो भी आपके पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं उसका इसका एक कंप्लीट फ्रेम होगा हमारे पास। तो फिर हम उनमें से सिंपल रैंडम सैंपल या स्ट्रेटिफाइड इस तरह से उनको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास या तो पूरी पॉपुलेशन का जो है डाटा जो है उस तरह से सैम्पलिंग फ्रेम मौजूद नहीं होता, या फिर अगर जोग्राफिकल एरियाज़ हैं तो बाज़ जगह पे पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर बाकी सैम्पलिंग डिज़ाइंस की निस्बत क्लस्टर सैम्पलिंग को जो यूज़ करना है वो क्या होता है, आसान होता है। और इसका प्रोसीजर क्या होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप्स को, अवेलेबल जो भी ग्रुप्स होंगे उनमें से बाज़ पूरे के पूरे ग्रुप्स को जिनको क्लस्टर कहा जाएगा उनको चूज़ कर लिया जाता है। सो पढ़ लेते हैं। A random sample is said to be cluster sample if it consists of first selecting at random groups of individual units called clusters। ठीक है, पूरे ग्रुप्स जो हैं उनको चूज़ कर लिया जाता है। ट्रीटेड एज सैम्पलिंग यूनिट्स, उनको हम क्या कहेंगे, पूरा जो क्लस्टर होगा उसको कहेंगे सैम्पलिंग यूनिट्स। इनटू विच अ पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड एंड देन इंक्लूडिंग इन द सैम्पल ईदर ऑल द यूनिट्स फ्रॉम ईच ऑफ द चूजन क्लस्टर्स और सेलेक्टिंग अ रैंडम सैम्पल ऑफ द यूनिट्स विच द क्लस्टर कंप्राइजेज इन विच द। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर प्रोसीजर क्या होता है, फर्दर प्रोसीजर ये होता है कि या तो उस पूरे का पूरा जो ग्रुप चूज़ किया है, लेट से अगर हम ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं और ए से लेकर ज़ी तक ब्लॉक्स हैं एक शहर के, तो ब्लॉक लेट से बी चूज़ हो गया, ब्लॉक एम चूज़ हो गया, ब्लॉक के चूज़ हो गया, ब्लॉक एल चूज़ हो गया। 4 ब्लॉक्स लेट से अगर चूज़ हुए हैं तो 4 ब्लॉक्स में से क्या है, ये 4 क्लस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब या तो इन ब्लॉक्स में जितने भी हाउसेज हैं उन सबको इंक्लूड कर लिया जाए, या फिर फर्दर हर एक ब्लॉक्स में से मज़ीद सैम्पलिंग करके कम जो है वो नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाए। In other words, suppose that a population is first divided into m smaller groups equal or unequal in size called clusters such as the blocks of the cities, households, classes, etc. A random sample consisting of a number of clusters, say m, is then selected from all these clusters where each chosen cluster is either subsampled or all the subunits in the sampled clusters are included in the sample. Such a sample is called a cluster sample. ठीक हो गया। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में और आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये डिफरेंस है कि क्लस्टर सैम्पलिंग की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब आपने चूज़ किया है डिफरेंट क्लस्टर्स, तो क्लस्टर जो हैं वो इंटरनली मोर वेरिएबल हों, डिससिमिलर हों, और एक्सटर्नली जो है वो सिमिलर होने चाहिए। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम कहते हैं कि इंटरनली हर एक स्ट्रेटम जो है वो सिमिलर होना चाहिए और एक्सटर्नली वो डिससिमिलर होने चाहिए। The procedure is called one-stage cluster sampling when all the units which each of the sampled clusters comprises are included.
अगर हम लोग पूरे के पूरे, जिस तरह मैंने ब्लॉक्स की बात की है, पूरे के पूरे क्लस्टर को उठा के सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं तमाम यूनिट्स को, तो उसको हम वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे। इफ़ ईच ऑफ द सैम्पल्ड क्लस्टर्स इज़ सब सैम्पल्ड then the sampling plan is called two stage cluster sampling और सब सैम्पलिंग। अगर हम लोग उन चारों में से, ब्लॉक्स में से, जैसे मैंने बात की 4 ब्लॉक्स की, उनमें से फिर फर्दर सैंपल्स ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग या सब सैम्पलिंग होगी। फर्स्ट स्टेप पे हमने ए से लेकर जी तक ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स चूज़ किए, वो हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी। और अगर हम उन 4 ब्लॉक्स में मौजूद सारे के सारे यूनिट्स को सैंपल में इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगी वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। लेकिन अगर हम फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं, उन 4 में से भी मज़ीद सैम्पलिंग करते हैं और सैंपल हर एक क्लस्टर में से ड्रॉ करते हैं, तो उसको सब सैम्पलिंग कहेंगे या टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे। द प्लान इज कॉल्ड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग व्हेन मोर देन 2 स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग द सैंपल। अगर 2 से भी ज़्यादा हम लोग स्टेजेस लेंगे सैम्पलिंग की, तो फिर इसको मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाएगा। व्हेन द क्लस्टर्स रिलेट टू जोग्राफिकल एरिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर हमारे क्लस्टर जो है वो जोग्राफिकल एरियाज़ को रिलेट कर रहे होंगे, द सैम्पलिंग इज़ नोन एज एरिया सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग को हम लोग क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एरिया सैम्पलिंग। एज ईच क्लस्टर इज ट्रीटेड एज अ सिंगल सैम्पलिंग यूनिट इन द सिलेक्शन process, the clusters are therefore called the primary sampling units PSU, while the subunits composing a clusters are called the secondary sampling units SSU, ठीक है। जो स्टार्टिंग हमारे यूनिट जो क्लस्टर्स होंगे उनको प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स कहा जाएगा, और अगर उनमें से फर्दर जो है वो ड्रॉ किया गया है तो फिर उनको सब यूनिट्स कहा जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट्स। द एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग इज सेविंग इन कॉस्ट एंड टाइम। द कॉस्ट ऑफ सैम्पल सिलेक्शन एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ इंटरव्यूअर्स आर कंसिडरेबली लो। क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द सैम्पलिंग फ्रेम्स और of adequate coverage are not available। जैसे मैंने पहले बताया, सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल ना हो। the variations among clusters are smaller than the variations within clusters। variations among clusters जो है वो smaller हो than वेरिएशन विद इन क्लस्टर्स, तब हम क्लस्टर्स पर सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। और अगर वेरिएशंस विद इन क्लस्टर्स जो हैं वो स्मॉलर हों वेरिएशंस अमंग क्लस्टर्स से, तो फिर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ मोस्टली यूज्ड इन स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग यूजली यूज़ की जाती है, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की क्वालिटी को चेक किया जा रहा होता है। तो ये है आपके पास क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सारी टाइप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 4 टाइप्स हैं, पहली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और चौथी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। और इन्हीं को रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास जस्ट बच जाएंगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।